जी, तो कैसे हैं आप लोग। आ गए हैं हम अपनी मास्टर सीरीज़ के डे 39 पर। और आज हम बात करने वाले हैं लिटरेरी थ्योरीज़ की। जैसे कि हमने आपको एक मिक्स रिवीजन करा दिया, जहाँ पे हमने आपको सारी 7-8 थ्योरीज़ आपको 5-5 मिनट ईच से भी कम में सब कुछ पीवाई के उसके साथ पूरा रिवाइज करा दिया था। आपको सुनने में लग रहा होगा 5 मिनट से कम में एक थ्योरी पढ़ा दी, वाह, लोग तो 5-5 घंटे पढ़ाते हैं। तो हाँ, मैंने आपको कीवर्ड्स के थ्रू सारी चीज़ें करा दी। अब आज हम क्या करने वाले हैं, उन थ्योरीज़ में कुछ डिटेल पॉइंट्स, कुछ जो देखने की ज़रूरत है वो देख रहे हैं। कल मैंने आपको प्रॉपर सारा मिक्स रिवीजन करा दिया। आज मैं आपको मार्क्सिज्म थ्योरी, साइको एनालिसिस थ्योरी, और अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चरलिज्म, ये 3 थ्योरीज में डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम मार्क्स को, फ्रूड को और फर्डिनेंड साहब को, क्योंकि ये 3 इम्पॉर्टेंट की फिगर हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। तो जिन बच्चों ने ये आज तक नहीं पढ़ा है उनको भी कुछ कुछ तो समझ में आ ही जाएगा, उनको लगेगा कि हाँ भाई आ गया, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने का जिसका मन हो तो उसको हमने अलग से जो प्लेलिस्ट में बना रखी है, पिछले दिनों में करा रखा है, वो देख लें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारे पास है मार्क्स, फ्रूड और फर्डिनेंड साहब सोसर, है ना, तो इनका हम पहले ये देखते हैं कि ये हैं कौन। तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये 3 लोग ऐसे हैं जो उन्होंने पूरी तरीके से ये चीज़ चेंज कर दी कि कैसे हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, उससे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं। ये सारा जो इतना नज़रिया है ना, इन 3 लोगों ने मिलकर बदल दिया। बट द आइडियाज़ ट्रांसफॉर्म्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म कम्प्लीटली। इनको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैसे हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं, कैसे क्लास शेप करती है सुपर स्ट्रक्चर को, कैसे इकोनॉमिक बेस स्ट्रक्चर करता है सुपर स्ट्रक्चर को। तो शोज हाउ इकोनॉमिक्स एंड क्लास शेप व्हाट गेट्स रिटन एंड रीड। वहीं सिगमंड फ्रूड हमको साइको एनालिसिस के थ्रू आपको बताते हैं कि कैसे आप अनकॉन्शियस सेल्फ में जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं जो हमारी डिज़ायर्स होते हैं, जो रिप्रेशंस होते हैं, और ये कैसे हमारे ऑथर और टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। वहीं फर्डिनेंड साहब जो हैं हमारे, वो जो हमें लिंग पैरोल का कॉन्सेप्ट, साइन का कॉन्सेप्ट जो सिग्निफायर सिग्निफाइड से मिलके बनता है, तो उसको वो बताते हैं कैसे लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर में काम करती है, नॉट एज अ ट्रांसपेरेंट विंडो टू ट्रुथ बट एज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी डिफरेंसेस। तो ये तो मेन 3 बातें हो गई। तो जिन्होंने अभी तक 3 ये नहीं पढ़े हैं वो, उनके लिए तो ये अच्छी बात होने वाली है कि उनको हम यहाँ पढ़ा ही दे रहे हैं। वैसे अगर मैं आपको बात बताऊँ कि आपका एग्ज़ाम पास आ गया है, अगर आपको होश हो तो बिना किसी देरी के कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ये मत सोचना कि कथा सुनने आए हो, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बताते जाएं वो नोट डाउन करते जाना, ठीक। कार्ल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो इनका आप टाइमलाइन याद रख सकते हैं, बल्कि इनका जो मेन वर्क है, लाइक इनके जो पार्टनर रहे हैं फ्रेडरिच एंजल्स, उनके बारे में जो को ऑथर रहे हैं उनके वर्क में, वो सारी चीज़ें आपको जाननी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं इनके बारे में, तो इनका सबसे पहले जो एक कोर कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं वो आता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है? ये एक मार्क्स का मेथड है जिसके थ्रू हम हिस्ट्री को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री थ्रू मटेरियल कंडीशंस, नॉट आइडियाज, नॉट ग्रेट मैन, नॉट डिवाइन विल, बट द फिजिकल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन। कि कौन पूरा ओन कर रहा है सारे टूल्स को, लैंड्स को, फैक्ट्रीज को, किसका शासन चल रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। दीज मटेरियल कंडीशंस डिटरमाइन एवरीथिंग एल्स इन सोसाइटी लाइक लॉ, रिलीजन, आर्ट, लिटरेचर. It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines their consciousness. Historical materialism का कहना, ये एक ऐसा मेथड है इनका जिसके थ्रू ये निकालते हैं ये बात
जो छुपी हुई होती है टेक्स्ट के अंदर, उससे ये जान पाते हैं कि जो भी आपकी मटेरियल कंडीशंस हैं वो किस चीज़ से डिफाइन हो रही है, उस पर शासन किसका चल रहा है, आइडियोलॉजी किसकी चल रही है, उस पर कब्जा किसका है, जिसकी वजह से सारी और चीज़ें जो हमारी सोसाइटी की हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं. इट इज़ नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन that determine their existence but the social existence that determine their consciousness. वहीं अगर मैं बात करूँ इनके फेमस कॉन्सेप्ट बेस और सुपर स्ट्रक्चर की, देखो बेस और सुपर स्ट्रक्चर सब पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म लोग छोड़ देते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है. बेस सुपर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो जो ये फाउंडेशन है ना मार्क्सिस्ट का, ये आया ही यहीं से है कि बेस क्या है, इकोनॉमिक फाउंडेशन है, और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, जो भी सारी चीज़ें उसके ऊपर बनी हुई हैं वो. मतलब इकोनॉमिक फाउंडेशन क्या है, हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि कौन उसको ओन कर रहा है, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप देखने को मिल रही है, जो एक पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाती है सोसाइटी का. ये जो हम पढ़ रहे हैं कार्ल मार्क्स, ये हम देख रहे हैं कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि पावर को कौन ओन कर रहा है, किसके हाथ में पावर है ना. तो बेस जो इकोनॉमिक बेस जो है वही डिफाइन कर रहा है हमारा सुपर स्ट्रक्चर, जो भी उस बेस के ऊपर बन रही है, लाइक लॉ, गवर्नमेंट, रिलीजन, फिलोसफी, आर्ट एंड लिटरेचर, एजुकेशन, साइंस, कल्चर. बेस डिटरमाइन कर रहा है सुपर स्ट्रक्चर को. इतनी बात आप याद रखेंगे. अगली बात अगर मैं बात करूँ आइडियोलॉजी की, तो ये सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, असम्पशंस होती हैं, जो एक सोसाइटी अपनी हिस्सेदारी में रखती है, और वो आपको एक आइडियोलॉजी देखने को मिलती है जो रूलिंग क्लास को सर्व की जा रही होती है, रूलिंग क्लास सर्व कर रही होती है ना. अभी आप पर कोई शासन कर रहा है तो वो अपनी आइडियोलॉजी आप पे थोप रहा है कि ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे होती है. तो वो क्या है, आइडियोलॉजी है, एक सेट ऑफ आइडियाज़ हैं, बिलीव्स हैं, जिनको आप मान के चलते हैं कि सोसाइटी में ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना होता है. लाइक आपके दिमाग में है कि हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, और जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया है विद टाइम, क्योंकि वो इसी तरीके से दिखाया गया है कि, और दिखा दिया गया है कि हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. समझ रहे हो. अगर मैं आपसे बात करूं क्लास स्ट्रगल की, तो जब हम बेस सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम क्लास स्ट्रगल की भी बात कर रहे होते हैं, जहां हमें देखने को मिलता है कि हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल्स बिटवीन क्लासेस. कैसे मास्टर और स्लेव का जो रिलेशनशिप है, लॉर्ड सिर्फ का या वर्गीज प्रोलेटरिएट का, है ना. तो ये हमको देखने को मिल रहा है कि एक रूल कर रहा होता है, एक सफ़र कर रहा होता है. जो हमारा ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वर्कर्स, वहीं हमारा प्रोलेटरिएट जो वर्कर्स होते हैं, जो एज अ लेबरर काम कर रहे होते हैं, तो वो एक क्लास स्ट्रगल आ जाता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है दो लोगों के बीच में, जो हमारा हिस्ट्री और कल्चर को शेप कर रहा होता है. लिटरेचर आइदर रिप्रोड्यूसेस द डोमिनेंट क्लास आइडियोलॉजी और एक्सप्रेसेस रेजिस्टेंस टू इट. वहीं अगर मैं बात करूं एलिनेशन की, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जो भी वर्कर्स होते हैं वो एलिनेटेड हो जाते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट ऑफ देयर लेवल से सेपरेट कर दिए जाते हैं फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, फ्रॉम अदर वर्कर्स एंड फ्रॉम देयर ओन ह्यूमन नेचर. अगर मैं आपको बहुत शुद्ध हिंदी में सब बताऊं तो एलिनेशन आप समझ सकते हैं अलगाव, अलग कर देना. वहीं लिटरेचर हमारे एलिनेशन को दिखाता भी है और चैलेंज भी कर रहा होता है कि कैसे जो एक क्लास स्ट्रक्चरल होता है, या मैं कहूँ बेस सुपर स्ट्रक्चर होता है, आइडियोलॉजी होता है, तो उसका गैप, जो भी हमारा गैप होता है, वो कैसे हम एक एलिनेशन प्रोड्यूस कर देता है अंडर कैपिटलिज्म. कमोडिटी फेटिज्म क्या होता है, ये अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं लोगों के और between people become hidden behind the relationship between things. जैसे आज के समय में आपको समझ में आ रहा होगा कि लोग मतलब से होते हैं, लोग आपसे कोई ना कोई का फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ होंगे, आपके वैसे साथ नहीं होंगे. समझ रहे. तो वो वाली जो चीज़ है वही आपको देखने को मिलती है कमोडिटी फेटिज्म, कि जो भी सोशल रिलेशनशिप लोगों के बनते हैं वो उस बात पे होते हैं कि कहीं ना कहीं उनका रिलेशनशिप चीज़ों से कैसे है. अ फैक्ट्री वर्कर्स ह्यूमन लेबर बिकम्स एम्बेडेड इन अ कम्युनिटी एंड सोल्ड एट अ प्राइस.
The human story behind the object disappears. Marx called this mystification commodity fetism. Literary commodification क्या है? जहाँ पे books are valued primarily for their market value rather than being their human meaning. ठीक, अगर मैं आपसे बात करूँ इनका कुछ मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कुछ की थिंकर और उनके कॉन्सेप्ट की, तो कल भी मैंने आपको बताए थे, आज भी मैं आपको बता रही हूँ और मैं ये आपको रिवीजन करा रही हूँ. डोंट टेक इट लाइक अस कि मैं आपको पूरा ऐसा डिटेल में समझा रही हूँ, मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ. तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये लुकास का जो द हिस्टोरिकल नावल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें चाहे रियलिज्म का हो, चाहे टोटैलिटी का हो कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप मतलब ऐसा समझो कि आपको जैसे मार्क्सिज्म नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ आप देखोगे कि अच्छा डे 14 पे हुआ है, अच्छा डे 15 पे हुआ है, ऐसा करके आप डे वाइज देखोगे, सारा वन शॉट पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, चीज़ें कराई हैं. वहीं एंटोनियो ग्राम्सी का जो प्रिजन नोटबुक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अगर मैंने आपसे कहा है मार्क्स, तो केवल मैं मार्क्स नहीं करा रही हूँ, मैं साथ में आपको मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब करा रही हूँ. ठीक, तो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट कल भी मैंने आपको बताया था कि रूल बाय कंसेंट नॉट फोर्स. तो एंटोनियो ग्राम्सी प्रिजन नोटबुक्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, कुछ थीम्स आपको याद रखनी है. वहीं अगर मैं इंटरपलेशन का कॉन्सेप्ट कहूँ, ISA या RSA का कॉन्सेप्ट कहूँ, डेट इज़ आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, जहाँ आपके पास एक आइडियोलॉजी जो दी जाती है वो थ्रू इंस्टीट्यूशंस दी जाती है. आइडियोलॉजी डेवलप की जाती है थ्रू इंस्टीट्यूशंस. एक रूलिंग आइडियोलॉजी होती है लाइक फ्रॉम स्कूल्स, चर्च, है ना, ऐसी जगहों से. वहीं अगर आप पे बाय फोर्स करी जा रही होगी लाइक फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस लाइक वो पुलिस, कोर्ट, तो वो सारा प्रिजन, ये सारा क्या हो जाएगा, रिप्रेसिव स्टेट अपरेटिस हो जाएगा. तो अल्थ्यूजर भी याद रखेंगे आप. लिटरेचर एज आइडियोलॉजी, टेरी इग्लेटन, कल मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया था, आज उससे थोड़ा ज़्यादा है, आप उसको समझ सकते हैं. और अगर मैं आपसे बात करूं कि फ्रेडरिक जेम्स का, तो इनका जो पॉलिटिकल अनकॉन्शियस वाला है ना, इसको याद रखना, क्योंकि इनका जो ये बात है ऑलवेज हिस्टोरिसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इनका इंटरप्रेटिव इंजंक्शन है. मतलब उनका कहना है कि हर लिटरेचर हैज़ अ पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस, रिप्रेस सोशल एंड हिस्टोरिकल कंटेंट दैट कैन बी रिकवर्ड थ्रू मार्क्सिस्ट एनालिसिस. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हमारा मार्क्सिज्म में. अगर मैं आपसे बात करूं हेजेमनी का, तो वो तो आप याद ही रखोगे. अब इसको हम लगाएंगे कैसे, इस मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को लिटरेचर में कैसे लगाते हैं, तो हम सबसे पहली बात इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के रूप में लगाते हैं. हम देखते हैं कि बेस सुपर स्ट्रक्चर क्या डिफाइन कर रहा है, क्या कैसे शेप कर रहा है, कि जैसे किसके पास पावर है टेक्स्ट प्रोड्यूस करने की, कौन पब्लिश कर सकता है, कौन किताबें खरीद सकता है, रिलेशनशिप क्या है टेक्स्ट में क्या दिखाई गई है. तो वो हम इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म लगा सकते हैं. ये वो चीज़ें हैं जिनको लगता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये लगा कैसे सकते हैं कहीं अपने नॉर्मल लाइफ में, तो हम ऐसे लगा सकते हैं इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, क्लास रिप्रेजेंटेशन में. वहीं अगर मैं बात करूँ आइडियोलॉजी में, हेजेमनी, रेजिस्टेंस में, है ना, ये चीज़ें मैंने आपके यहाँ के लिए लिख दी हैं, एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. बट बेसिकली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ. वहीं अगर मैं बात करूँ सिगमंड फ्रॉइड, जो आपको साइकोएनालिसिस में देखने को मिलते हैं, तो इनकी जो फील्ड है न्यूरोलॉजी से साइकोएनालिसिस की तरफ, इनके जो वर्क हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, 3 एसेज ऑन सेक्सुअलिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट है. वहीं जो सबसे ज़्यादा की कॉन्सेप्ट है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये चाहे आईडी, ईगो, सुपर ईगो, मतलब ये बहुत गोल्ड माइन ऐसे की फिगर हैं जिनके बारे में तो आप भूल ही नहीं सकते, है ना. अगर मैं इनकी बात करूं तो जो इनका अनकॉन्शियस वाला कॉन्सेप्ट है, जो एक फाउंडेशनल डिस्कवरी की तरह माना जाता है, तो इन्होंने ये बात रखी है कि ह्यूमन माइंड इज़ लाइक एन आइसबर्ग, है ना. इस बात को हेमिंगवे ने भी इसी बात पे जिक्र किया है. अगर आपने नहीं देखा हो, वॉल्टर विटमैन और अर्नेस्ट हेमिंगवे, जो हमने अमेरिकन लिटरेचर में एक अलग बनाया है पूरा
वन शॉट आप वहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए आप सोचो वॉल्ट व्हिटमैन और अर्नेस्ट हेमिंग्वे अलग से पढ़ाए हैं, है ना। तो इनका कहना है कि जो भी हमारा दिमाग होता है वो एक आइसबर्ग की तरह होता है, और जो उसका सबसे छोटा पार्ट होता है वो हमारा कॉन्शियस होता है, जिसमें हम अवेयर होते हैं चीज़ों के। वहीं एक जो लार्जर पार्ट होता है प्री कॉन्शियस, वो पार्ट होता है जहाँ चीज़ें हमारी मेमोरी में होती हैं लेकिन तुरंत नहीं होती, हम याद करेंगे तो हमें याद आ जाएंगी, वो नीचे वाला पार्ट। लेकिन जो मेजॉरिटी पार्ट होता है वो अनकॉन्शियस होता है, जो इनएक्सेसिबल होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। और ये बिल्कुल ऐसे जैसे आइसबर्ग ऊपर टिप दिखती है और अंदर पूरा नीचे से होता है, वही वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया है, ठीक है। इट रिटर्न्स इन ड्रीम, स्लिप्स ऑफ टंग, सिम्टम्स, जोक्स एंड लिटरेचर। अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ साइकी, जहाँ आपको आईडी, ईगो, सुपर ईगो देखने को मिल रहा है। तो आईडी क्या होता है? आईडी इज प्रिमिटिव अनकॉन्शियस रिजर्वायर ऑफ इंस्टिंक्टल ड्राइव्स। अगर मैं आपसे बात करूँ साइको एनालिसिस में, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे के बताया था, है ना। चाहे आईडी हो, चाहे ईगो हो, चाहे सुपर ईगो हो, ऐसे डायग्राम्स के थ्रू भी चीज़ें समझाई थी। तो अगर आप पहली बार ये देख रहे हो, देखो अगर आपका ये पढ़ा हुआ है तो आपको ये भी पढ़ के समझ में आ जाएगा, मैं बोलूँ या ना बोलूँ। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आई सजेस्ट कि आप देखो साइको एनालिसिस। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, देखोगे, वो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, टाइम इतना नहीं बचा है, कर लोगे तो तुम कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब आईडी वो है जहाँ पे हम पेन को अवॉइड करते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा आप कौन वीडियो देखे जागे अगली, इसमें इन्हें नहीं बताया, हटाओ, कल पढ़ेंगे, ठीक। तो वो आपकी आईडी हो गई, जहाँ मोरालिटी नहीं है, लॉजिक नहीं है, टाइम सेंस नहीं है, कुछ नहीं है। वो हमेशा बस ये है कि मुझे चाहिए, वो जिद्दी बच्चा की बस मुझे चाहिए। ईगो वो रैशनल मीडिएटर है जो आपसे कहेगा कि नहीं यार वो कह रही हैं, वो कुछ कह रही हैं, समझ के कह रही हैं, लाओ देख लेते हैं, ठीक है। वो आपका हो गया ईगो। फिर आपको लगेगा कि अरे 1 घंटे की है, कल देख लेंगे, समझ रहे हो। तो वो जो ईगो डिले कर रहा है ग्रेटिफिकेशन व्हेन नेसेसरी, ये पार्ट आपका है ईगो, जिसमें आप एक्सपीरियंस करते हो मैं। सुपर ईगो, इसमें मैंने आपको एक बच्चे वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि एक बच्चा वो है जिसको बस रो रहा है कि मुझे टॉफ़ी चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, ठीक है। एक वो बच्चा है जिसे टॉफ़ी चाहिए चाहिए चाहिए, बस उसने मौका देख के ली, खा ली, निकल लिया। एक बच्चा वो है जिसे मालूम है कि टॉफ़ी चाहिए, बट उसे वो भी मालूम है कि ये टॉफ़ी उसको नुकसान करेगी, तो वो अपने आप को रोक लेता है कि नहीं करना। दैट इज़ सुपर ईगो, द इंटरनलाइज सोशल नॉर्म्स एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स। पता है कि ये चीज़ नुकसान करेगी तो रोक लिया कि नहीं खाना, नहीं चाहिए, समझ रहे, ये है सुपर ईगो। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे, समझ में आ गए होंगे। ओडिपस कॉम्प्लेक्स बहुत ईजी वे में मैं अगर आपको समझाऊँ तो बस इतनी सी बात है कि इसमें आपको ये समझना है कि जो भी एक बच्चा होता है उसको अपने अपोजिट सेक्स पेरेंट्स से एक अजीब सा, एक अलग अट्रैक्शन महसूस होता है, जैसे बॉय चाइल्ड एक्सपीरियंसेस डिजायर फॉर हिज मदर एंड राइवलरी विद हिज फादर। ही फियर्स द फादर विद कैस्ट्रेट हिम एज पनिशमेंट, जो कैस्ट्रेशन एंजाइटी कहलाती है। ही रिजॉल्व्स दिस बाय आइडेंटिफाइंग विद द फादर। मतलब आपको ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स में आप ये पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो गर्ल्स के लिए भी आप देखते हैं कि उनको कैसे पापा लोगों से प्यार होता है ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, और इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप ओडिपस कॉम्प्लेक्स पढ़ सकते हैं, साइको एनालिटिक्स वाला लेक्चर पढ़ सकते हैं, वहाँ आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ड्रीम वर्क क्या है? ड्रीम वर्क वो है, ड्रीम गर्ल नहीं, ड्रीम वर्क की बात हो रही है, जो आपकी लैंग्वेज होती है अनकॉन्शियस की। फ्रूड एनालाइज्ड ड्रीम्स एज द रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। वो ड्रीम में आप चीज़ें, वो उन चीज़ों को भी हासिल कर लेते हैं जो आप असल दुनिया में नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। कंडेंसेशन का मतलब कि जहाँ पे आप मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को एक में कंडेंस होता हुआ देख लेते हैं एक सिंगल ड्रीम इमेज में। मतलब आप एक इंसान देख रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं, उसके अंदर कुछ
आवाज़ उसकी देख रहे हैं जिसकी आपको आवाज़ पसंद है, बाल उसके देख रहे हैं जिसके आपको बाल पसंद है ना। मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आप एक ही इंसान में मल्टीपल आइडेंटिटीज़ या मल्टीपल आइडियाज़ देख लेते हैं इनटू अ सिंगल ड्रीम इमेज। इन लिटरेचर मेटाफर मतलब वन थिंग रिप्रेजेंट मैनी। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये मेटोनॉमी आपको लिटरेचर में देखने को मिलता है, जहाँ पे एक चीज़ रिलेटेड होती है एक बड़ी पार्ट से, मतलब जहाँ पे आपका इमोशनल चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा होता है। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो वो अपनी उस चीज़ को किसी क्रिएटिव फॉर्म में निकाल देगा या बॉक्सिंग करके निकाल देगा, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, मेटोनॉमी। ठीक है, ड्रामेटिसाइजेशन भी आ जाता है इसमें, सेकेंडरी रिवीजन भी आ जाता है। ये सारे ड्रीम मैकेनिज्म हैं जो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। डिफेंस, आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि आपको आधा अधूरा चीज़ बताई जाए। तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं आपको अगर इसमें डिटेल में पढ़ाने लग जाऊँगी तो रिवीजन और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जिनको अभी तक नहीं मालूम है, जिनने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो दे शुड वॉच दैट वीडियो और वो उस चीज़ को एक बार में पढ़ें, एक बार में क्लियर करें, दैट्स इट। डिफेंस मैकेनिज्म हमारा क्या होता है कि हम अपने थॉट्स दबा लेते हैं बहुत ज़्यादा, दैट इज़ रिप्रेशन। हम अपनी चीज़ों को, जो हमारी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स होती हैं, उनको हम निकाल देते हैं और कह देते हैं अरे आई हेट यू, है ना, दैट इज़ प्रोजेक्शन। सब्लिमेशन मतलब हम अपनी चीज़ों को चैनलाइज कर देते हैं, मतलब हमें वही बातें गुस्सा आ रहा है, हम उसको आर्टिस्टिक एक्टिविटी में निकाल दे रहे हैं, सब्लिमेट कर दे रहे हैं, सब्लिमेशन कर दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया, रीडायरेक्टिंग इमोशन फ्रॉम द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट टू अ सब्स्टिट्यूट रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक, तो ये सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जो आपको साइकोएनालिसिस में देखने को मिलेंगे। डेथ ड्राइव की अगर मैं बात करूँ तो ये, और इरोस, तो बात ये हुई कि जो फ्रूट्स का जो बाद में एक थ्योरी आई बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, इसमें आपको इरोस बताया गया। इरोस के द लाइफ इंस्टिंक्ट जो आपको प्लेजर, लव, क्रिएटिविटी, यूनिटी की तरफ ले जाती है। वहीं थैटनोस क्या है, ये आपके डेथ ड्राइव हैं जो आपको डिसइल्यूशन, एग्रेशन, रिपीटेशन की तरफ ले जाते हैं। बोथ ऑपरेट इन ह्यूमन लाइफ एंड इन नैरेटिव। ट्रेजेडी में भी आपको देखने को मिलता है कि वो डेथ ड्राइव की तरफ ले जाते हैं, वहीं कॉमेडी में आपको इरोस की तरफ ले जाते हैं जहाँ यूनियन होते हुए मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और इसी तरह से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि और आपके साइकोएनालिसिस में कौन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो जैक्स लैकन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। इनका जो अनकॉन्शियस स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज, ये जो कॉन्सेप्ट है इनका, इसको याद रखना, क्योंकि ये जो फ्रूट का कॉन्सेप्ट है ना, कंडेंसेशन और डिस्प्लेसमेंट का, वही जैकोब्सन मेटाफर और मेटोनॉमी है। द अनकॉन्शियस स्पीक्स इन द सेम रिहॉर्टिकल फिगर्स एज लिटरेचर। इसका सिग्निफिकेंस क्या है लिटरेचर के लिए? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लिटरेचर लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ अनकॉन्शियस। जो चीज़ें आपकी दबी हुई हैं ना, वो भी लिटरेचर निकलवा देता है। मिरर स्टेज की अगर मैं बात करूँ, जहाँ बच्चा 6 से 18 महीने के बीच में अपने आप को एक पूरा कंप्लीट मानने लगता है, जबकि वो होता भी नहीं है ना, वो मिरर स्टेज वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपकी ईगो फॉर्म होती हुई दिखाई देती है। 3 रजिस्टर्स की अगर मैं बात करूँ, इमेजिनरी, सिम्बॉलिक, रियल, तो इमेजिनरी हमारा प्रीलिंग्विस्टिक इमेजेस होती हैं ईगो मिस रिकग्निशन की वजह से, वहीं सिम्बॉलिक हमारी लॉल लैंग्वेज में बंधे हुए सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक नेम ऑफ द फादर। वहीं रियल हमारी वो चीज़ें होती हैं जो हम रजिस्ट करते हैं, सिम्बलाइजेशन, जिसका लाइक हमारा ट्रॉमा या जो चीज़ें हम नहीं बोल पाते हैं, है ना। फेलस इज़ द मास्टर सिग्निफायर। फेलस यहाँ पे एज अ पेनिस नहीं बताया गया है, ये एक प्राइमरी सिग्निफायर बताया गया है इन द सिम्बॉलिक ऑर्डर दैट ऑर्गेनाइजेस ऑल अदर सिग्निफायर्स। बोथ सेक्सेस लैक द फेलस। जो आपके अंदर से एक डिज़ायर आनी चाहिए ना लिटरेचर में, जो absent होती हुई दिख रही है, जो absent रह रही है, दैट इज फेलस एज द मास्टर सिग्निफायर। ऑब्जेक्ट पैटेट ए मतलब द स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, नॉट वॉट यू लिटरली वॉन्ट, बट वॉट यू थिंक वॉट यू वॉन्ट, है ना। जैसे मैं बच्चों से पूछती हूँ कि आप ये जो तैयारी कर रहे हो, ये आप असल में करना चाहते हो, आपका दिल बिल्कुल हामी भर रहा है, आप बिल्कुल तैयार हो, नहीं हो, है ना। तो बच्चे, आप कमेंट डाउन करके बताना, क्लैरिटी है आपको इस चीज़ के बारे में जिस चीज़ की आप तैयारी करने में लगे हुए हैं, समझ रहे हैं, आपको चाहिए जीवन में,
हैरोल्ड, आपको ऐसे कैसी बातें कर रही हैं, ऐसे ही थोड़ी, हमने 20 मिनट का लेक्चर देखा आपका, देखा अच्छी बात है, लेकिन एक बार अपने अंदर झांक के देखो, क्या पता तुम्हारा दिल कुछ और चाह रहा हो, है ना। इंसान को नहीं, काम को। हेरोल्ड ब्लूम की अगर मैं बात करूँ एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, तो इनका वही मानना था कि जो हमारे पुराने जो दादा हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें लिख गए हैं टू एक्सप्लेन हाउ पोएट रिलेट टू देयर प्रेडिसेसर्स। ये एक जो साइकोलॉजी टू द हिस्ट्री ऑफ पोइट्री है, ये वाला एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिली है। सेंट्रल प्रॉब्लम इसकी बस इतनी थी कि एवरी पोइट मस्ट डील विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट पोइटिक प्रेडिसेसर्स। ये वो एक एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस रहता है कि हाउ कैन आई राइट एनीथिंग ओरिजिनल व्हेन शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ हैज़ ऑलरेडी डन इट, प्रोबेबली बेटर। जब हमसे पहले वाले अच्छा लिख चुके हैं तो अब हम कैसे क्या अच्छा लिख देंगे, वो एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस है। बस इतनी सी बात है जो आपको समझ आ चुकी है, अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। 6 रिविजनरी रेशियोज़ जो बताए गए हैं वो आपको समझने हैं, और वहीं एप्लीकेशन ये है बस इतना कि मिल्टन इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ इन्फ्लुएंस्ड कीट्स, कीट्स इन्फ्लुएंस्ड टेनिसन, मतलब हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। ईच केल्टन रीमेड द प्रीवियस जनरेशन। बस इसको आपको ओडिपल सक्सेशन की तरह पढ़ना है। अगर मैं फर्डिनेंड साहब की बात करूं तो आपको साइन सिग्निफायर का कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट आपको तुरंत याद आ रहे होंगे। द कोर्स इन द जनरल लिंग्विस्टिक जो आपको देखने को मिलता है, साइन सिग्निफायर सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही एक इजी कॉन्सेप्ट अब आपके लिए बन गया होगा, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि सिग्निफायर एक साउंड इमेज होती है, सिग्निफाइड एक कॉन्सेप्ट होता है, और वहीं ये दोनों मिला के एक साइन बनाते हैं जो एक 2 साइड एंटिटी रखता है, एज सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ठीक है। आर्बिट्रीनेस क्या है कि कोई भी एक नेचुरल मोटिवेटेड नेसेसरी कनेक्शन नहीं है कि हाँ ये यही होगा ये वही होगा, बस ये प्योरली कन्वेंशनल होता है, इस्टेब्लिशमेंट बाय सोशल एग्रीमेंट विद इन अ लैंग्वेज, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ लिंग पैरल की, तो लिंग क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। वहीं पैरल हमारी इंडिविजुअल स्पीच एक्ट्स होते हैं, मतलब हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, हर किसी का अपना एक तरीका होता है प्रोनाउंसिएशन का, दैट इज़ पैरल, ठीक। अब मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो फर्डिनेंड साहब हैं उनने किस चीज़ को तवज्जो ज़्यादा दी थी, लिंग या पैरल में। ये बात आप जरा एक बार कमेंट डाउन करके बताओ कि किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दी है। वैसे आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, अब मुझे नहीं मालूम आप कितनी आंखें खोल के पढ़ रहे हैं या कथा सुन रहे हैं। सिंक्रोनिक और डाइक्रोनिक में मैंने आपको बस इतना सा बताया था कि सिंक्रोनिक क्या होता है, एक सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम में, मतलब टाइम के साथ सिंक करके जो आप कुछ स्टडी कर रहे हो लैंग्वेज को या लिटरेचर को, डैट इज सिंक्रोनिक। और ओवर द टाइम, अक्रॉस द टाइम आप कर रहे हो तो वो डाइक्रोनिक होगा। नया समझ में आया हो दोबारा सुन लेना, तुमको समझ में आ जाएगा और पता लग जाएगा कि सिंक्रोनिक और डाइक्रोनिक कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे तुम डर रहे थे। वैल्यू और डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी चीज़ में आप कैट को कैट इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप उसे रेड बैट सेट नहीं बोल सकते, समझ रहे हो। मतलब हर किसी चीज़ें, हर एक साइन कुछ कुछ डिफरेंसेस से बना हुआ है, आर्बिट्रेरीनेस से बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ, यही थी चीज़ें आपकी सिंटेगमेटिक और प्रेडिगमेटिक, 2 रिलेशन आपको देखने को मिलते हैं, मतलब जहाँ पे आपको साइंस के बीच में रिलेशन नेचुरली अकर होता हुआ मिले साथ में सीक्वेंस में, दैट इज सिंटेगमेटिक। अगर मैं बात करूँ द कैट सेट ऑन द मैट, तो यहाँ पे हर वर्ड क्या है, एक सिंक में है, ठीक है। पैराडिग्मेटिक क्या होता है, ये होता है जहाँ आपको ऐसे वर्ड्स मिले जो सब्सटीट्यूट कर सकते हो एक दूसरे को एट अ गिवन पॉइंट। वेयर कैट अपीयर्स इन द सेंटेंस यू कुड हैव सब्सटीट्यूटेड डॉग, रैट, चाइल्ड। यहाँ जैसे आपने बोला द कैट सेट ऑन द मैट, यहाँ बोल सकते हो द डॉग सेट ऑन द मैट या द रैट सेट ऑन द मैट। तो ये जो आप चेंज कर सकते हो ना, दैट इज प्रेडिगमेटिक। जैकोब्सन का कंट्रीब्यूशन इतना है कि कनेक्टेड दीज टू रिहॉट्रिक, और ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। और वहीं आपको फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट और कंडेंसेशन, ये 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये इनकी जो और वर्क्स हैं और जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, चाहे रोमन जैकोब्सन हो, चाहे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस हो, है ना, जिनका बाइनरी अपोजिशंस आपको याद रखने हैं, चाहे रोलैंड बार्ट्स का डेथ ऑफ ऑथर हो, माइथोलॉजीज हो, जैक्स लैकन का
अनकॉन्शियस वाला डिज़ायर वाली बात हो, देखो लिखा हुआ सब है, आप रिवाइज़ कर सकते हो वीडियो पॉज कर करके, बट मेरे एंड से आपको जितनी चीज़ें बतानी ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी। और ये आपके लिए मास्टर टेबल हमेशा की तरह दी जा रही है, जिससे आप सारी चीज़ें एक अच्छे से सिस्टमेटिक वे में रिवाइज़ कर सकते हैं, जान सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, आंसर कमेंट डाउन कर सकते हैं। जैसे ये 2024 का ही आया हुआ है, बस बात क्या है कि ऑप्शन इतने ज़्यादा बड़े बड़े दे देते हैं कि बच्चा डर जाता है, लेकिन है बस वो कीवर्ड से उतनी ही बात। एक बार आप ट्राई करके देखना, जो जहाँ पे ना आए समझ में वो पूछ लेना, और आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प यू। और ऑलवेज स्टोरेसाइज, देखो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने तुमको इस चीज़ में बता दी हैं, इस वीडियो में बता दी हैं। इन क्वेश्चंस को वीडियो पॉज कर करके आंसर करना। देखो आंसर करोगे, इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करोगे तो तुम्हारी ही मदद होगी। डोंट रन फॉर अ मैराथन क्लास जहाँ पे तुमको केवल क्वेश्चंस आंसर रटाए जा रहे हो। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, चीज़ समझा सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके पास किताबें नहीं हैं, जिनको लग रहे हैं हम कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो वो अगर डेली ये 20 क्वेश्चंस जो मैं पेपर 1 पेपर 2 के दे रही हूँ, डेली के डेली अगर ये भी कर रहे हैं ना, तो आप बहुत आगे जा रहे हैं। कंडेंसेशन, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये सारे PYQs ही हैं, है ना, जो आपको करने चाहिए। एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, बताओ, आपको चीज़ों को कठिन नहीं बनाना है, और आपके लिए चीज़ें सरल बनाने के लिए हम बैठे हैं, और जितना कम से कम टाइम में जो चीज़ें हो सकती हैं वो हम आपको कराने को बैठे हैं। और आप बस ऐसे ही करते रहिए, समझते रहिए, जो भी दिक्कत परेशानी हो पूछते रहिए। और मैंने ये 12-15 क्वेश्चंस जो मैं ये आपको फटाफट दिखा रही हूँ ना, इनके आंसर कमेंट डाउन करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप एक बार तहे दिल से अपने बता देना कि आपको कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया। और ये सारे क्वेश्चन से देखो आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं टेलीग्राम पे ये PDF डाल दूँगी, वहाँ से आंसर देख लेना, है ना। बट द थिंग इज़ ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही चीज़ें और आने वाली हैं। और अगर मैं बताऊँ पेपर 1 में तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आधे घंटे में रिसर्च एप्टीट्यूड करा दिया है, 20 या 25 मिनट में मैंने ICT करा दिया है, मतलब रिवीजन पूरा ऐसे मैं करा दिया है। सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो गया है, मल्टीपल रिवीजन सेशंस भी हो गए हैं। अब हम फाइनल रिवीजन, अल्ट्रा रिवीजन पे पहुंच चुके हैं, जहां हम पूरी यूनिट रिवाइज कर रहे हैं। और बस इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे कल, और कल हम करने वाले हैं और आगे की जो भी हमारी लिटरेरी थ्योरीज हैं, या जो हमारा इंडियन लिटरेचर है उसको रिवाइज करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आ जाना, मिलते हैं आपसे उस क्लास में, और पढ़ाई कर लो, जो भी दिक्कत हो पूछ लो, हैं हम बताने के लिए, ठीक है। इनके आंसर कमेंट डाउन कर देना, बार बार मेरे को कहने का मौका मत दो, ठीक है। पढ़ाई करो।